गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8 चैप्टर 6 मानव संसाधन का अध्ययन करेंगे। लोग ही एक राष्ट्र की सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो ये संसाधन किसे कहते हैं? तो किसी देश के जो मानव उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं, और सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव। इसलिए कह रहा है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोना, कोयला, पेट्रोलियम, लेकिन वो जब तक बाहर निकल कर के मानव के लिए उपयोगी नहीं होती है तब तक वो संसाधन नहीं है। इसलिए कह रहा है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है तो लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जिसको जिसकी आवश्यकता पड़ी, जिसको हमको संसाधन के लिए ऊर्जा के रूप में पेट्रोल की आवश्यकता पड़ी तो पेट्रोल को हमको भूमि से निकाल करके उसको लिए उपयोगी बनाए, तो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। इसलिए कहा गया है कि अपनी आवश्यकता योग्यता, व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी और उसकी योग्यता यानी शिक्षा के द्वारा योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन? मानव। वो अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार से उन पदार्थों को संसाधन रूप में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो सबसे बड़ा संसाधन क्या है? मानव है। वो हर पदार्थ को अपने लिए उपयोगी, जिसको आवश्यकता पड़ती है उसको उपयोगी बनाता है। वो स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, है ना। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं होती। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। क्या कह रहा है? वितरण जैसे लोगों का रहना, कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत कम रहते हैं। वो चीज़ बताइए इसने कि जनसंख्या का 90% भाग भूपृष्ठ के कितने 10% भाग पर 90% लोग रहते हैं। अर्थात एक ही स्थान, जो जमीन, ऐसा कहाँ होगा जो जमीन बहुत उपजाऊ होगी, वहाँ पर सारी भौतिक सुविधाएं होगी, वहाँ पर हर व्यक्ति रहना चाहेगा। तो इसलिए किसी स्थान पर तो बहुत सघन जनसंख्या है और किसी स्थान पर जैसे मरुस्थल है, पहाड़ी बाग है, वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। इसलिए कह रहा है कि 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वितरण है वो क्या है? असमान है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे और कुछ विरल बसे हैं। दक्षिण ऐसा कहाँ है? देखो, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया महाद्वीप है ना, तो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर सघन जनसंख्या निवास है। पूरा एशिया नहीं, खाली दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। दूसरा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप और उसके उत्तर पूर्वी अमेरिकी घने बसे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे घने बसे देश या प्रदेश कौन से हैं? तो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया नंबर 1, नंबर 2 उत्तर यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका। तो घने बसे क्षेत्रों में ही आ जाएंगे। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र दूसरी ओर आएगा। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में यानी ध्रुवीय प्रदेश, ऊपर की ओर जाओगे ना तो कौन से दो आएंगे? ध्रुवीय प्रदेश आ जाएंगे, है ना। दूसरा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भाग आ जाएंगे। तीसरा आ जाएगा आपका उच्च पर्वतीय और विषुवत वन के क्षेत्र, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बने कि वितरण असमान होता है और कहाँ। अब यहाँ पर देख लिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से क्षेत्रों में बसी हुई है या कौन से महाद्वीपीय क्षेत्रों में है, तो ये आपको एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका बताना है। फिर सबसे कम कहाँ पर है तो आपको बताना उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी ध्रुवीय प्रदेश। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और तीसरा है उच्च पर्वतीय विषुवतीय वन।
विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण में अर्थात यहाँ क्या समझे आप, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अब देखो आगे, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में निवास करते हैं। क्या कह रहा है, विश्व की कुल जनसंख्या का 3/4 भाग 2 महाद्वीप में रहते हैं। कौन से, एशिया और अफ्रीका में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखें, विश्व की घनी आबादी वाले देश जहाँ पर ज़्यादा होता है, आप देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, चीन। यहाँ आरेख के अंदर बता रखा है, चीन है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है, भारत। तीसरे नंबर पर यूएसए यानी अमेरिका। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। इस तरह से विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 बड़े देश यहाँ पर ग्राफ दे रखा है ना। आगे देखेंगे हम जनसंख्या का घनत्व। अब यहाँ पर और प्रश्न बनता है कि पहला बना वितरण और दूसरा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, प्रश्न बना। तो पार्ट के बीच में प्रश्न इस तरह से बनेंगे आपके। तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग। तो इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं हम। 1 किलोमीटर में, इसको आप बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को उसका जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आपके बनेंगे, बहुविकल्प प्रश्न। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है, 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। अब यहाँ पर प्रश्न बना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिणी मध्य एशिया में। इसके पश्चात दूसरा पूर्वी एशिया, तीसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस पार्ट में से निश्चित ही प्रश्न आएंगे आपके, इम्पोर्टेंट लेसन है, तो इसलिए आप देख लें। संसाधन किसे कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसका जनसंख्या वितरण किस प्रकार का फैला हुआ है। नंबर 3, जनसंख्या का घनत्व पर प्रश्न बनता है। और नंबर 4, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भौगोलिक कारक, पहला कारक है स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ रहना पसंद करेंगे, मैदानी भागों में। और क्यों करेंगे, क्योंकि क्षेत्र खेती के लिए, विनिर्माण और सेवा क्रिया यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर होते हैं से, उसके लिए उपयुक्त होते हैं। अब उदाहरण के लिए भारत में देखो, गंगा के मैदान विश्व की सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज क्या, पर्वतमाला, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र विरल बसे हुए हैं, यहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, मैदानी भागों में, और कम पर्वतीय और पठारी भागों में। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा भौगोलिक कारक है आपका जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक चरम जलवायु यानी जो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा का मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से लोग बचते हैं। चरम यानी जहाँ पर अनुकूल जलवायु होती है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंड, ऐसी स्थान पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तीसरा भौगोलिक कारक है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। उपजाऊ जो मृदा कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ, और उपजाऊ मृदा होगी वहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा होगी। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसे क्षेत्र भारत में कहाँ पाए जाते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के जो विशाल मैदान है वहाँ पर। चीन में हवांगी, चांगजियांग और चांगजियांग क्षेत्र, ये नदियों के किनारे पर बसे, ये 2 नदियाँ हैं और उनके मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। मिस्र में नील नदी, इसलिए मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका क्या है, मरुस्थलीय भाग है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा
वहीं पर है। लेकिन मिस्र के अंदर नील नदी बहती है, इसलिए मिस्र देश बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ का उपजाऊ मैदान बसे हुए घने बसे हुए क्षेत्र हैं। चौथा भौगोलिक कारक है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल, अलवणीय यानी खारा जल, आसानी से लवणीय मतलब खारा, अलवणीय यानी मीठा, अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी मीठा जल आसानी से उपलब्ध होता है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं। नदियों के किनारे ही प्राचीन काल में नदी सभ्यता विकसित हुई थी, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट जो भौगोलिक कारक है वो खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। जहाँ पर उद्योग खनिज होगा वहाँ पर उद्योग होंगे, लगेंगे, और उद्योग होंगे वहाँ पर रोजगार होगा, रोजगार के लोग ज़्यादा वहाँ बसते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खानें, तेल की खोज ने इस क्षेत्रों के लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। पहला देखा था अपने भौगोलिक कारक के अंदर कितने थे 1 2 3 4 5 भौगोलिक कारक कितने हो गए 5। तो परीक्षा प्रश्न ऐसा आ सकता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखिए, या ये छोटा प्रश्न आ जाए किन्हीं 2 भौगोलिक कारक लिखिए बताइए। तो आपको ये 5 में से लिखने हैं, या भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें ये 5 भौगोलिक कारक याद रखने हैं। अब दूसरा बड़ा कारक बताया आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं, है ना। तीसरा है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, है ना। जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। औसत प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है, तो जीवन जीने की औसत आयु। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। अंडरलाइन करेंगे इसको। जनसंख्या परिवर्तन तात्पर्य क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, यह कई गुना बढ़ गई, जैसा कि 6.3 में दिखाया गया, क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। उनके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। कब? 1820 में। 150 वर्षों बाद 1970 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अंडरलाइन करना है इसको जनसंख्या विस्फोट। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों की कारण मृत्यु दर कम हो जाना। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, सबको भोजन मिलने लगा पर्याप्त मात्रा में, और चिकित्सा सुविधा की बढ़ोतरी के कारण लोगों को मृत्यु दर कम हो गई, जिससे जनसंख्या वृद्धि हो गई। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों के साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म को किसमें? जन्म दर के रूप में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। 1000 बच्चों पर, व्यक्तियों पर जीवित कितने बच्चे। मृत्यु दर को 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। जन्म दर से क्या अभिप्राय है, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना प्रवास कहलाता है। अब आप्रवास आने को
बाहर से आकर के उस क्षेत्र में बसने को आप्रवास, और इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को उत्प्रवास। आगे जाके उसके दो भाग हो जाते प्रवास के। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण बताइए, तो जन्म दर और मृत्यु दर हो गया। एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या की बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा एक देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी वे लोग जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से दो देश। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। आप्रवास यानी जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास यानी जब व्यक्ति एक देश से छोड़ जाता है। इस प्रकार यहाँ तक ही हमारा है। आगे जनसंख्या परिवर्तन ये आपके कट गए हैं। इस बार में जनसंख्या संगठन भी आपका कट गया है। ठीक है, तो आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो पीछे दे रखे हैं, उनको सभी को करना है। जो मैंने क्रॉस मार रखा है उनको आपको नहीं करना है। इसके अलावा सभी को करना है। पहला और दूसरा आपको करना है, तीसरा और चौथा आपको नहीं करना है ना। जो जो मैंने टिक मारे उनको करना है, जो क्रॉस कर रखे उनको नहीं करना है। धन्यवाद।